नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रोफेशनल टैक्स में। आज अपन जानेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होता है आईटीआर के 1 2 3 4 5 6 7। तो अपन जानेंगे कौन सा फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल होता है, जब भी कोई भी रिटर्न भरे उसको कौन सा फॉर्म चूज करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द इनकम देयर रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आज अपन सारी बात करेंगे क्योंकि अभी चल रहा है फैब अप्रैल से आप 23-24 फाइनेंशियल 23-24 की आईटीआर फिल कर सकते हो। इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने फॉर्म एडवांस में इशू कर दी है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं आईटीआर। तो आईटीआर क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न। नॉर्मली इनकम वगैरह डिक्लेयर करती है, नॉर्मल जो बात है। इसमें 7 फॉर्म रहता है, आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7। सबका अलग अलग कंडीशन है, सबको अलग अलग भरना है। वो चीज़ है, अपन इसमें आगे बात करेंगे। कैटेगरी वगैरह, इंडिविजुअल, अचीव ऑफ कंपनी, ट्रस्ट वगैरह सबके लिए वो चीज़ें हैं। अब वाई शुड यू फाइल आईटीआर? पहली बात तो भाई आपको आईटीआर भरनी क्यों है? सपोज किसी ने आपका टीडीएस टीसीएस अगर कट हुआ है तो उसको आप रिफंड क्लेम करने के लिए आपको आईटीआर फिल करनी पड़ती है। आप भी सोच रहे हैं कि आपकी टीडीएस कट हो गया और आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, तब भी आपका पैसा रिफंड आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जो कि चीज़ नहीं होती। आपको आईटीआर भरोगे तब आप उसमें रिफंड क्लेम कर सकते हो। और सपोज आपकी इनकम कुछ खास है नहीं बट आपके फॉरेन एसेट्स है, तब भी आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। मैंडेटरी है उनके लिए आईटीआर भरना। और अगर आप लोन वगैरह के लिए या वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कराना है तो एज ए इनकम प्रूफ आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। अगर आप इनकम प्रूफ दिखाना चाहते हैं या फिर आप बाहर बाहर जाना चाहते हैं। नॉर्मली गवर्नमेंट चाहती है कि सब लोग जो भी थोड़ा सा ठीक ठाक इनकम या फिर थोड़ा सा बाहर जाना, ये करना वो करना, उनको आईटीआर भरनी है। क्लियर? ठीक है, अगर आप कंपनी या फर्म है और आप ट्रस्ट वगैरह भी है तब भी आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। अगर आपकी लॉस वगैरह हो रहा है बिजनेस में, कोई भी आपको कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस हुआ, तो वो भी आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। इस चीज़ में आप ये ध्यान रखना कि जो ड्यू डेट होती है उससे पहले पहले आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं कि लॉस वगैरह कैरी फॉरवर्ड कर सके तो। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। किन किन को रिटर्न भरनी पड़ती है, अपन ये तो अपन ने बताया कि अपन क्यों रिटर्न भरना चाहते हैं, वाई शुड, कि इसमें रीज़न वगैरह बताए। अब है कि भाई इनको मैंडेटरीली आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। 60 साल से कम उम्र वाले जिनकी इनकम 2.5 लाख से अबव है, उनको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। और अगर आपकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच में है, तो अगर आपकी 3 लाख से इनकम कम है तो आप रिटर्न मत भरो, ऊपर है तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। और आप अगर 80 साल के हो, मतलब सुपर सीनियर सिटीजन, तो आपके 5 लाख तक आपका वैसे भी कोई टैक्स नहीं होता और आपको रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा। और इफ़ योर इनकम ये कुछ बिलो एग्जेम्पशन लिमिट है, अगर आपकी इनकम इससे कभी कम है कि आप 60 साल से कम हो, आपकी इनकम 2.5 लाख से भी कम है, बट अगर आप इन कंडीशन में फॉल करें तो आपको रिटर्न भरना ज़रूरी है। पहली बात तो बेसिकली ये वो लोग हैं जो बड़े लोग तो हैं बट वो इनकम कम बता रहे कि भाई कम है मेरी इनकम, बट आप इनका जब यहाँ पे देखोगे तो ये लगेगा यार इतने बड़े आदमी हैं तो इनको तो रिटर्न भरना ज़रूरी है। अगर आप आपके बैंक अकाउंट में, करंट बैंक अकाउंट में आपने 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा डिपॉजिट किया, तब तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते गवर्नमेंट को यार मेरी सेल 1 करोड़ है, मैंने 1 करोड़ डिपॉजिट करा है, मेरी इनकम ही 1 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट बोलेगी क्या, क्या समझ रहे हो मैं? तो इसलिए इनको रिटर्न भरना है, क्योंकि जब रिटर्न भरेंगे तब इनका असेसमेंट होगा, असेसमेंट होगा तो इनकम टैक्स वाले अच्छे से स्क्रूटनी वगैरह कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप रिटर्न भरो, हमें नहीं चाहिए कि आप रिटर्न भरो ये वाली चीज़। अगर आप 50 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करा रहे हो सेविंग बैंक में, तब भी आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख से कम हो या ज़्यादा हो। ज़्यादा हो तो वैसे भी भरनी पड़ेगी, कम हो तो इस वजह से भरनी पड़ेगी। अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो और 2 लाख से ज़्यादा खर्च कर लिया आपने और आपकी इनकम 1 लाख है, तो आप गवर्नमेंट बोलेगी कहाँ से खर्च किया भाई, कहाँ से, प्रॉपर्ली हमें बताओ। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके 1 लाख से ज़्यादा आ रहा है, तब भी आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। टीडीएस टीसीएस अगर आपके 25,000 से ज़्यादा कट हुआ है, तब भी आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, मैंडेटरी है ये चीज़। टीसीएस क्या होता है? नॉर्मली जो कार परचेज करते हैं अपन तो उस पे कट होता है, अगर कार की वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा होती है तो। और भी कुछ कंडीशन होती है जिन पे टीसीएस कट होता है। और टीडीएस जो नॉर्मली अपने सभी, मतलब जैसे इनकम वगैरह कुछ होती है तो उस पर टीडीएस कट होता है। और ये आपके 25 लाख से ज़्यादा है तभी आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। और अगर आप 60 साल से ज़्यादा हो तो ये 50 से ज़्यादा है कि भाई अगर आज सपोज क्या होता है कि जो 60 साल से ऊपर होता है उनका इंटरेस्ट ऑन एफडी वगैरह इन पे टीडीएस वगैरह कट होता है, तो गवर्नमेंट सोच जाए ठीक है यार टैक्स कर ही रहे हैं तो इनको थोड़ी सी छूट वूट दे देते हैं वो चीज़। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपका टर्नओवर 60 लाख से ऊपर है, भले ही आपका प्रॉफिट
50,000 60,000 है तब भी आपको रिटर्न बनेगी। अगर लॉस है तो फिर तो डेफिनेटली आपको रिटर्न बननी है। बट अगर आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि लोग क्या करते थे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे कि 2.5 लाख इनकम हमारी है ही नहीं, कम है, बट हमारा रेवेन्यू जा रहा है 80-90 लाख रुपए। तो फिर बोलते नहीं बेटा, आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, मैंडेटरी। अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, इन डॉक्टर वगैरह, इनकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो भाई आप तो, क्योंकि इनका मतलब हो गया प्रोफेशनल को, आप समझिए कि अगर ये 10 लाख का रेवेन्यू हो रहा है तो इनका गवर्नमेंट मानती है कि 50% का प्रॉफिट है, मतलब 5 लाख तो इनका कम से कम प्रॉफिट है। तो यार अब ये ऑलरेडी बड़े लोग हैं तो इनको तो रिटर्न भरनी पड़ेगी। ठीक है। अब जैसे मोस्टली फॉर्म्स होते हैं, ITR 1, ITR 2, 3, 4, 5, 6, 7 बात करते हैं। सबसे पहले होता है ITR सहज। ये आप मान के चलो एकदम सिंपल होता है, जो भी नॉर्मली कोई बंदा है जो सिर्फ सैलरी पसंद कमा रहा है, ठीक ठाक, बस उसके लिए ही। जैसे अपन आगे आगे बढ़ेंगे, मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको चीज़ों का फ़र्क समझ में आए, और मैं यही करूंगा। सबसे पहला रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है। ये बात वैसे तो पिछले साल हो रही है, बट आप इस साल भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, मोर और लेस चीज़ें सेम है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम, सैलरी वगैरह, पेंशन वगैरह आ रही है तब आप कर सकते हैं, ITR 1 में जा सकते हैं, आप रिटर्न भर सकते हैं। ये जब अपन इनकम टैक्स पोर्टल पे रिटर्न फाइल करते हैं उससे पहले ये फॉर्म आते हैं, अपन को सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि आप किस फॉर्म में करोगे, क्योंकि उस हिसाब से फिर आगे एनेक्सर वगैरह सब चीज़ें होती है। तो अगर आप सिंपल आपकी सैलरी और पेंशन है तो ITR 1 में चाहिए। अगर आपके एक ही हाउस है और उसकी आप इनकम निकालना चाहते हैं तो उसमें जाइए। अगर आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वगैरह आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आगे बात करेंगे, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप कोई लॉटरी वगैरह, गैम्बलिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर कुछ रेस हॉर्स से आपकी इनकम वगैरह हुई तो वो भी इसमें नहीं आएगा। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक है तब इसमें आएगा, 5,000 से ऊपर है तो इसमें नहीं आएगा। अब ये है कि कौन जो ITR 1 में नहीं आ सकते, ये इधर नहीं आएंगे तो ये किसी आगे जाएंगे, आगे अपन देख लेंगे। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो आप ITR 1 में नहीं भर सकते, आपको ITR 2, 3 जो भी डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टेंसेस आपको चूज करनी पड़ेगी। ये सेम बात है, अपन 5,000 से अपन ने ऊपर बात कर ली एग्रीकल्चर इनकम, अगर आप कैपिटल गेन है तब भी आप इसमें नहीं आ सकते। और आप बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ITR 3 में जाओगे या फिर ITR 4 में देखेंगे अपन। इसमें तो नहीं आ सकते। अगर आपके पास 2-3 हाउस है तब भी आप इसमें नहीं आ सकते। अगर आप डायरेक्टर हो किसी कंपनी के फिर भी आप सैलरी ले रहे हो चाहे 50 लाख से कम हो तब भी आप यहाँ पे नहीं आओगे। अगर आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स वगैरह में आपने इन्वेस्ट कर रखा है तब भी, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह अलग से जाती है, एनेक्सर वगैरह उनका, तो इस वजह से उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रखा। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी भी एंटिटी में, ये आजकल नया रूल आया है थोड़ा बहुत कि गवर्नमेंट, अगर आपकी शेयर होल्डिंग भी नहीं हो बट फिर भी आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो तो गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने बोल दिया अगर आप कोई भी एसेट्स वगैरह ओन कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी भी एंटिटी में, तब भी आप ITR 1 में नहीं जाओगे। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको थोड़े एक्स्ट्रा नॉलेज दूँ इन चीज़ों के अलावा, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। इफ़ यू आर ए रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, मतलब RNOR और NR, तब भी आप ITR 1 में आ सकते हैं। ये सिर्फ रेजिडेंट वालों के लिए है। रेजिडेंट जो यहीं इंडिया में रहते हैं, बाहर बाहर जाने का सिस्टम नहीं है उनका। और फॉरेन इनकम, अगर आपके फॉरेन इनकम हो रही है तब भी आप ITR 1 में नहीं जा सकते। और TDS वगैरह, ठीक, अनदर पर्सन एस्पेक्ट ऑफ TDS रिलेटेड, ये सब चीज़ें हैं। अगर आपका 190N में TDS कटा है तब भी नहीं कर सकते। ESOP वगैरह मिला है, लॉस वगैरह है तब भी आप ITR 1 में नहीं जा सकते। अब आते हैं ITR 2। ITR 2 में कौन कौन आते हैं, इसमें इंडिविजुअल और HUF हुज इनकम, ठीक है, बट इसमें वो 50 लाख वाली लिमिट नहीं है, वो वहीं पे दिया ITR 1 में। इसमें इनकम हम सैलरी, अब आप बोलोगे तो पहले भी अच्छी कहें तो 50 लाख तक उसमें आएंगे, उससे ऊपर आएंगे, मतलब उसमें कम है, स्कोप कम लिया है, इसमें ज़्यादा है। तो अगर आप वहाँ इनएलिजिबल हो तो आप यहाँ आ सकते हो, वहाँ पे फिट हो रहे हो तो आप वहीं पे आपके रिटर्न कर सकते हो। यही सेम बातें कर रखी है इसमें, चीज़ें जो सेम है वहीं पे अपने पढ़ी थी। 50 लाख वाली लिमिट नहीं है तो उससे ऊपर होती है, वो आती है। तो अगर किसी स्पाउस वगैरह की भी इनकम क्लब होती है, वो इसमें जो रूल्स रेगुलेशन, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आप देख सकते हैं। तो अगर आपकी इनकम इनसे सब कुछ करके 50 लाख से ऊपर है तो आप ITR 2 में आओ। अब ये है कि ITR 2 कौन कौन नहीं भर सकते इसमें, ठीक है, जो PGBP से जो इनकम दिखाने हैं, क्योंकि उनके लिए ITR 3 और ITR 4 है, इसलिए वो ITR 2 में नहीं आते। ठीक है। अब बना के देखते हैं। तो मोस्टली ITR 1 में जो होते हैं सिंपल सिंपल, और फिर ITR 2 में उनके जो अपग्रेडेड वर्जन की जो 50 लाख से ऊपर है या फिर लॉस वगैरह है, कैरी फॉरवर्ड वगैरह कर सकते हैं। अब आते हैं अपन ITR 3 में।
ITR 3 से पहले मैं आपको ITR 4 समझा दूँ तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये कोशिश करता हूँ। पहले ITR 4। ITR 4 होती है जो प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो रिटर्न भरते हैं 44 AD, ADA, 44 AE, ये 3-4 सेक्शन होते हैं। एक एजेंट वाले के लिए भी है, शायद मैंने वो चीज़ बता दी, ये जो भी है। तो उसमें जो रिटर्न भरते हैं वो इसमें आते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पे। ये रेजिडेंट वगैरह के लिए होती है ये चीज़ कि आप 44 AD 44 AE में भर रहे हो तब। और 44 AD 44 AD होते हैं प्रोफेशनल्स वगैरह के लिए, और 44 AD नॉर्मल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चर वगैरह उनके लिए, और AE ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए होती है ये चीज़ें। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो करवाते हैं ट्रक वगैरह करा, उनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बता रखा है। अगर आप ये कहेंगे तो मैं ये भी प्रॉपरली बता दूंगा आपको। ठीक है, ये है कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह है आपके, तो आप इस चीज़ में देख सकते हैं। ठीक है, इनकम ऑफ अदर सोर्सेज एंड हैविंग इनकम नॉट मोर देन 50 लाख, क्योंकि 50 लाख है तो आप ITR 3 में जाओगे। मतलब ये बेसिकली जैसे ITR 1 था ना फॉर सैलरी वगैरह, ये है ITR 4 सुगम, लाइक कि अगर आप प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम शो कर रहे हो और आपकी कम है तो आप इसमें आ जाओ। अगर आपने थोड़ा बहुत भी, अगर आपने ज़्यादा दिखाया तो आप ITR 3 में चल जाओगे। कि सपोज आपने प्रेजेंट बेसिस दिखाया, सब चीज़ दिखाया, बट आपने अदर सोर्सेज में आपने दिखा दिया कि आपको गैमलिंग से आपको इनकम हुई है, सही, मात्र 500 रुपये भी हुई है आपके, तभी आप ITR 3 में चल जाओगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे अपन ITR, अब जैसे कौन ITR फोन यूज़ नहीं कर सकते जिनका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, उनके घर से ज़्यादा रेंट वगैरह आता है या फिर है, और आप फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह ऑन कर रहे हो, और आप आउटसाइड इंडिया में आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, फिर अब वहाँ भी कोई भी ITR वगैरह भर रहे हो, जैसे वहाँ भी आपको बिजनेस है और वहाँ पे साइनिंग अथॉरिटी इन द सेंस आप वहाँ की जो ITR वगैरह उस पर साइन वाइन कर रहे हो, तो तब भी आप इस चीज़ में इंक्लूड नहीं होंगे। तो आप ITR 3 में जाना पड़ेगा। ITR 3 मान लो कि सबसे बड़ी है, तो उसमें जो कहीं भी फिट नहीं हुआ वो वहाँ पे फिट हो जाएगा। डायरेक्टर वगैरह हो आप कंपनी में तब भी ITR, इन्वेस्टमेंट वगैरह इक्विटी शेयर वगैरह तब भी ITR। ये देखो सारे जो भी जा रहे हैं सब ITR 3 में जा रहे हैं, तो ITR 3 बनाना ईजी हो जाएगा सब पढ़ाने के बाद में। ITR 5 ये कहानी अलग है, इस पे अपन देखेंगे। फॉरेन एसेट्स वगैरह है आपके, TDS वगैरह वो चीज़ हुई है, ESOP वगैरह है। इफ़ यू हैव एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह और आप चाहते हैं आगे कैरी फॉरवर्ड करें, तब भी आपको इसमें नहीं आएंगे, आप ITR 3 में जाएंगे। अब आते हैं अपन फाइनल जो सबसे बड़ी, जो सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक इसमें लिखा बहुत छोटे क्योंकि जो और कहीं कवर नहीं हुए वो यहाँ पे आ जाएंगे। इंडिविजुअल अचीव की बात कर रहे हैं अपन, कंपनी वगैरह की बात नहीं कर रहे। इंडिविजुअल अचीव प्रॉपर्टी बिजनेस है या फिर इनका है, तो वो कहीं भी अगर फिट नहीं हो रहे तो यहाँ पे आ सकता है। अगर बिजनेस वगैरह कर रखे, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ तो जैसे क्या होता है, अगर आप प्रॉपर्टी एंड लॉस वगैरह प्रॉपर्ली बना रहे हो तो आप ITR 3 में जाओगे, बट आप प्रेजेंटिव बेसिस पे काम कर रहे हो तो आप ITR 4 में जाओगे। बेसिकली इनमें ये फ़र्क होता है। अगर आप डायरेक्टर वगैरह हो तब भी आप ITR 3 में आओगे, अगर आप पार्टनर वगैरह किसी फर्म में हो तब भी आप ITR 3 भरनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादा एरिया कवर होता है। अब वो बनाते हैं ITR 5। ITR 5 बेसिकली जो ITR 1 2 3 थे वो इंडिविजुअल अचीव वगैरह की बात करते हैं। ITR 4 में आप आए तो LLP, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब कंपनी ट्रस्ट, इनके अलावा जो भी सारे इसमें आ रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक फॉर्म है जिसमें ये AOP LLP वगैरह ये सब चीज़ें कवर है। आर्टिफिशियल ट्रस्ट वगैरह, बिजनेस ट्रस्ट, नॉट नॉर्मली ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट वगैरह आप यहाँ पे भर सकते हैं। अब आते हैं ITR 6 वगैरह, जो कि फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11, मतलब जो ट्रस्ट वगैरह है वो सब वो इंक्लूड नहीं होगी यहाँ पे। जो नॉर्मली जो कंपनीज होती है उनकी रिटर्न, मतलब मोटा मोटी अगर आप प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड निधि कंपनी इन सबको आप देखो तो वो सब यहाँ कवर होते हैं। ये ITR 6 में है ना, इसमें सारी कंपनीज वगैरह की आती है। और ITR 7 में जो ट्रस्ट वगैरह, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होंगे, जो 12 AB या ATG वगैरह जिनका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है, उनके लिए सब चीज़ यहाँ पे आती है। और भी जो भी ट्रस्ट ऐसे होते हैं जो एग्जाम्पशन वगैरह क्लेम करते हैं वो सब यहाँ पे आते हैं। ट्रस्ट वगैरह की बात कर, कंपनीज ITR 6, LLP, AOP, BOI ITR 5। तो आई होप मैंने ट्राई किया कि काफ़ी कवर कर सकूँ, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली जो बात कर रखा है, जैसे जो चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट वगैरह होते हैं, मंदिर वगैरह, उनका कि उनको उनकी इनकम एग्जम्प्ट होती है, एग्री, बट उनको रिटर्न भरना जरूरी होता है उनको, तो उनको इस सेक्शन में उनको रिटर्न भरनी पड़ेगी। ठीक है, अब सपोज कि भाई उनकी एक ट्रस्ट है तो उनकी इनकम 2.5 लाख से कम ही हुई,
तब तो ठीक है उसको एग्जाम्पन, बट अगर वो बेसिक एग्जाम्पन जो 2.5 लाख है उससे ऊपर जा रहा है तब भरनी पड़ेगी। तो नॉर्मली इन सबको भरनी ही पड़ती है रिटर्न, ट्रस्ट वगैरह को आप इस केस में समझ सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन जो भी ऐसे बटन हाँ है वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। न्यू एजेंसी वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड है। जो भी फंड यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी स्कॉट हॉस्पिटल टाइप जैसे थे, तो उनको जैसे ये आया कि उसका रीज़न था कि जो एस्कॉट हॉस्पिटल था वो एग्जाम था, तो कभी भी इनकम टैक्स वालों को उनकी इनकम पता ही नहीं लग पाती थी कि उनकी इनकम कितनी है, क्योंकि वो मतलब उनका वो कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं थी। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने फिर रूल वगैरह में चेंज किया। उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है आपकी इनकम एग्जाम है विच इज़ फाइन, बट आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, तब हमें पता तो लगेगा एटलीस्ट आपकी इनकम कितनी है, कितना कैसे का बिजनेस कर रहे हो आप। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह होते हैं सारे वो सब चीज़ें यहाँ पे कवर है। ठीक है, आई होप सो मैंने आपको ये सातों के सातों रिटर्न समझाने की कोशिश करी है। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि उनको क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप वेटिंग।